डॉक्टर लता अग्रवाल तलुजा जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे स्टूडियो में। बड़ी प्रसन्नता हुई कि आज अपने बहुमूल्य समय निकाल के हमको समय दिया, इसके लिए हम आपका बहुत आभार व्यक्त करते हैं। तो आज की हमारी मुलाकात हम शुरू करते हैं। तो पहले मैं आपका आभार व्यक्त करती हूँ कि आपने मुझे इस योग्य समझा। नहीं, योग्य नहीं, इस योग्य तो आप हैं ही। पूरा साहित्य जगत आपको सम्मान देता है, तो हमारा तो फर्ज बनता है कि हम आपका सम्मान करें। बड़प्पन है। तो मेरा सबसे पहला प्रश्न आपसे ये है कि आपका पारिवारिक पृष्ठभूमि पर थोड़ा सा प्रकाश डालने का कष्ट करें कि आपका जन्म कहाँ हुआ, आपके माता पिता और परिवार में कैसा वातावरण था, और साहित्य के प्रति आपकी रुचि कैसे पैदा हुई। जी, बहुत स्वाभाविक प्रश्न है कि मेरा जन्म यूं तो शोलापुर महाराष्ट्र में हुआ, क्योंकि मेरे दादाजी रेलवे में थे और पूरा परिवार, दादाजी, बुआ, चाचा, चाची सब वहीं रहते थे। तो हम लोगों का जन्म वहीं हुआ है महाराष्ट्र में। लेकिन पापा हमारे मध्य प्रदेश में रेलवे में थे। तो हम मध्य प्रदेश में किस स्थान? मध्य प्रदेश हरदा, उस समय तहसील हुआ करता था। तहसील हुआ करता था उस समय, आज जिला है हरदा। अच्छा जी, खंडवा इटारसी के बीच में। हाँ जी, तो वहाँ पे मेरी पूरी शिक्षा हुई है। मैंने बालक मंदिर से लेकर और एमए अर्थशास्त्र तक की परिभाषा अपनी परीक्षाएं वहीं से दी हैं। और परिवार में नहीं, आपने तो पीएचडी भी किया है। किस विषय में? वो बाद में हुआ है। किस विषय में है आपने PhD? मेरा हिंदी में हुआ है। और वैसे मैंने अर्थशास्त्र में एमए किया, हिंदी में एमए किया है, एमएड किया है और पीएचडी हिंदी में किया है। तो पिता हमारे रेलवे में थे, 2 भाई 1 बहन। और बहुत कम उम्र में, जब मैं 11th क्लास में थी, रेलवे में एक हादसे में पिता को हमने खो दिया। तो वहाँ से मतलब कम उम्र में पिता के जाने का क्या हर्जाना बच्चों को भुगतना पड़ता है, उससे मैं बहुत अच्छे से परिचित हूँ। तो इसीलिए आपने पिता के ऊपर अपने बहुत सारी कविताएं लिखी है। 2 संग्रह आपके पिता के ऊपर आधारित है। ये वो कहते हैं ना कि व्यक्ति के पास जो चीज नहीं होती है उसे उसकी कीमत ज्यादा महसूस होती है। तो इस तरह संघर्ष, मतलब पिता के न होने पर पूरा बचपन संघर्ष में बीता है। और उन्हीं संघर्षों के बीच में, चूंकि पिता जिस दिन आखिरी दिन जब ड्यूटी पे जा रहे थे, और रात के 9 बजे का समय था और मैं अपनी पढ़ाई कर रही थी, तो पापा ने पूछा बाहर निकलते हुए कि क्या कर रही हो। तो मैंने कहा पढ़ाई कर रही हूँ, कल सिविक्स का टेस्ट है। तो उन्होंने कहा पढ़ो, मुझे तुमसे बड़ी उम्मीदें हैं और बहुत अच्छे से पढ़ाई करना। ये उनके बस इतना बोल के वो निकल गए। और दूसरे दिन सुबह उनका एक्सीडेंट हुआ। तो बस उन्हीं के शब्दों को मैंने अपने पिताजी का आशीर्वाद आपके साथ है। उन्हीं के शब्दों को मैंने अपने जीवन का मूल मंत्र बनाया। और कह सकती हूँ कि अपने परिवार में सबसे ज्यादा पढ़ी लिखी लड़की मैं ही कहलाई, जबकि स्थितियाँ बड़ी प्रतिकूल थी। उसके लिए मुझे स्कूल में जॉब करना पड़ा और अपनी फीस भरने के लिए, अपनी पढ़ाई आगे बढ़ाने के लिए, परिवार के लिए भी आपने, परिवार के लिए तो पूरा समर्पण रहा ही था। तो नहीं, तो आपने माताजी की भी काफी सेवा की है और माताजी के लिए भी आपने अपनी कविताएं लिखी हैं बहुत। ऐसा हमने ज्ञात है। उनको मेरी शादी के बाद उनको डॉक्टर ने कैंसर बोल दिया था। तो उस कैंसर में फिर जैसे मैंने आपको बताया कि परिवार विपरीत, मतलब पिता चले गए तो कैसे हवाएं प्रतिकूल हो जाती हैं, वो मैंने बहुत करीब से देखा है। तो उनकी मतलब उनकी सेवा के लिए कोई नहीं आया, कोई तैयार नहीं हुआ। थोड़ा सा उनका भी अपना एक नेचर था। तो फिर वो उनके एक के साथ 3 ऑपरेशन हुए माता जी के। तो फिर हम दोनों पति पत्नी ने ही उनकी सेवा की है। और उस समय डॉक्टर ने कहा था कि इनके अब ज़्यादा दिन नहीं है। वो बात है 87 की। तो आज 2025 है और अभी तक माता जी हैं। उनके 3 ऑपरेशन। ये पुण्य आपका किया हुआ है कि उनको दीर्घ जीवन प्राप्त हुआ। ईश्वर, मैं ईश्वर कुशल रखता, कुशल मंगल से रखे और आपके साथ बनी है, हमें शुभकामनाएं हैं। और दूसरा, आपने अनेक विषयों में एक विषय किन्नरों पे बहुत काम किया है,
क्योंकि एक अछूता विषय रहा है हिंदी साहित्य में। तो इसकी प्रेरणा आपको कैसे मिली कि किन्नरों पे कुछ लिखना जी चाहिए? जी, बिल्कुल। कहते हैं ना कि कभी कभी जीवन में एक पल होता है, वो प्रेरणा दे जाता है। हाँ और मुझे तो इतनी जानकारी नहीं है, लेकिन मुझे ऐसा बताया गया है कि देश में सबसे ज्यादा काम है मेरा हाँ, सही में, थर्ड सही जेंडर में पर, है। क्योंकि 6 पुस्तकें 6 विधाओं में मैंने उन पर लिखा है। तो बस ऐसे ही हुआ कि मैं एनसीईआरटी में जॉब में थी और बच्चों को लेके हम ट्रेनिंग के लिए लेके जा रहे थे। तो बस में बैठे तो बस पूरी फुल थी। तो हमने उससे कंडक्टर से पहले ही पूछा कि भाई जगह है? उसने कहा है जगह। और अंदर जब गए तो देखा तो लोग पकड़ के खड़े हुए थे। तो लगा कि बड़ी मुसीबत में फंस गए, लंबा जाना है और खड़े होके महिलाओं के लिए थोड़ी दिक्कत है। तो मैंने कहा भैया जगह नहीं थी, आपने हमें जबरदस्ती अंदर बिठा लिया, बुला लिया। उतने में किसी ने आगे से आवाज दी, दीदी यहाँ आ जाइए। अच्छा। तो मुझे लगा कि देखो इतने लोग खड़े, किसी ने मुझे बुलाया, मतलब मैं लकी हूँ। तो जाके मैं देखा कि वो सीट खाली थी, उनके वहाँ बाजू में बैठ गई। फिर मैंने इनको थैंक्स बोल दूँ। तो जैसे थैंक्स बोलने के लिए चेहरा ऐसा किया, देखा तो वो थर्ड जेंडर थे। तो इतनी घबराहट हुई, ऐसा लगा कि अच्छा इसीलिए यहाँ इनके बाजू में कोई नहीं बैठा है और मैं तो फंस गई। अब ये लोग सब मुझे देख के हंस रहे होंगे, ये मतलब जाने क्या क्या विचार आया। अनेक विचार आए। और उस समय उनकी भावना ये रही कि अच्छा ये अब मुझे थैंक्स बोलेंगी, एक स्वाभाविक है। तो उन्होंने बड़ी उम्मीद से मेरी तरफ मुंह किया और मैं तो घबराहट में उधर देखा ही नहीं, फिर डर के मारे। फिर एकदम से मतलब मैं आज भी अपने अंतर मन को धन्यवाद देती हूँ कि अंदर से एक विचार आया कि तुम जॉब करती हो, पुरुषों के साथ जॉब करती हो, महिलाओं के साथ करती हो, तो फिर इन्होंने क्या बिगाड़ा है। मतलब वो एक पल में अंतरात्मा ने मुझे हिलाया और मैंने फिर फौरन उनसे कहा कि धन्यवाद, आपने मुझे बैठने के लिए जगह दी। तब तक वो उनका रुख चेंज हो गया। उनको लगा कि मतलब इनके मन में भी वही प्रतिक्रिया आई जो लोगों के मन में। वो ऐसे खिड़की के बाहर ही देखती रही थी। फिर मैंने कहा मैं आपसे बोल रही हूँ। तो फिर उन्होंने कहा आपको आपत्ति नहीं मुझसे बात करने में? तो मैंने कहा आपत्ति क्यों होंगी, मैंने इतने लोग बैठे हैं, किसी ने मुझे जगह नहीं दी, आपने दिए, तो मैं तो आपकी आभारी हूँ। फिर उनसे ऐसी दोस्ती हुई कि वो शिवपुरी जा रही थी, वहां तक इतनी बातें हुई और एकदम से एक पल में भीतर का डर मिट गया। और उनसे उनके बारे में सारी बातें जानी तो लगा कि नहीं, ये वर्ग इतना हाशिए पे गया हुआ है कि इसको उपेक्षित वर्ग है, इसके ऊपर कुछ काम होना चाहिए और इनकी वेदना को समाज के सामने रखना चाहिए। और मुझे खुशी इस बात की, फिर मैं भोपाल डेरे में गई, मेरे को वहाँ पे उनके गुरु से बात करके उनका विश्वास जीतने में मुझे लगभग 1.5 साल लगा। क्योंकि जब भी मैं जाती, हम आपको क्यों बताएं अपने बारे में, कई लोग आते हैं हमारे बारे में बात करके, फोटो खिंचा के पेपर में अपना फोटो देके खुद फेमस हो जाते हैं, हमें क्या मिलता है। नहीं, यहाँ भोपाल में भी किन्नरों का एक मोहल्ला है, मैं होके आई ना मंगलवार। तो हमारे एक सहयोगी थे बटुक चतुर्वेदी, साहित्यकार थे, उन्होंने एक उनके ऊपर कुछ काम किया था और तब उन्होंने मुझसे आग्रह किया था कि कौशल जी आप मेरे साथ चलिए, इनके फोटो करिए। तो मुझे भी अनुभव थोड़ा किन्नरों के बारे में है और कैसा जीवन जीते हैं, उनको कितना कष्ट होता है, कितनी समाज में उपेक्षा सहन करना पड़ती है, तो कितना। तो आपने बहुत ही एक उपयोगी समाज, एक जो समाज में निम्न दृष्टि से देखने वाले समाज की को उत्थान के लिए आपने जो कार्य किया वो निश्चय ही बड़ा प्रशंसनीय योगदान है आपका और सराहनीय योगदान। इसके लिए मुझे खुशी इस बात की है कि कहीं मतलब कुछ हद तक ही मैं अपने अगर लेखन में सफल हो पाई हूँ। तो मेरा जो उपन्यास आया था मंगलामुखी, उसको कम से कम 40 बच्चों ने, शोधार्थियों 40 शोधार्थियों ने इसको अपने शोध ग्रंथ में शामिल किया है। और एक डिलीट में इसको शामिल किया है। और कई जगह सेमिनार्स में मैं जब गई हूँ तो बच्चों ने मंच पे आके बोला कि हमने थर्ड जेंडर के 18-20 उपन्यास मंगा के देखे, बोले हमें नहीं पता कि इनकी लेखिका कौन है, कहाँ रहती हैं, लेकिन हमें मंगलामुखी पसंद आया। और इसको पढ़ने के बाद कई लोगों की प्रतिक्रिया मेरे पास आई कि लता जी उपन्यास, आपके तो कुछ कामों में लोग पीएचडी भी कर रहे हैं, ऐसा हमें पता चला। पूरे देश में लगभग 26 बच्चे शोध कर रहे हैं मेरे पूरे लेखन पे। 5 शोध पूरे हो गए हैं और 21 अभी हो रहे हैं। अरे बहुत बहुत बधाई आपको, धन्यवाद, आशीर्वाद है सब। बच्चों की चर्चा आई तो बच्चों के बाल साहित्य की भी आपने बहुत
बाल साहित्य भी लिखा है, बच्चों के लिए करता है, लिखी है, ऐसा भी मुझे मालूम है। जी, तो बाल वो साहित्य करता है, इसके बारे में कुछ बताइए। बाल साहित्य में मेरा लेखन है, और अभी मेरा ये प्रयास रहता है कि हम बच्चों को जो प्राचीन परिकथाएं वगैरह हैं उनसे लिखें परिकथा, लेकिन उसको आज के प्रसंग से जोड़ के लिखें। तो क्योंकि आज के बच्चे तर्क करना जानते हैं। आजकल तो अब जब से पाश्चात्य शिक्षा शुरू हुई है तो अपनी भारतीय संस्कृति को भूलते चले जा रहे हैं। भूलते जा रहे हैं, तो हमें ना जो, और हम देखेंगे पंचतंत्र, जातक कथाएं, ये चीजें आज भी प्रासंगिक हैं। बस सवाल ये उठता है कि हम उन्हें आज के प्रसंग से जोड़ के बच्चों को कैसे उनको समझाएं। तो ये मेरा एक प्रयास है अभी कि श्रीमद् भगवत गीता, लोग कहते हैं कि ये बड़ों के पढ़ने की चीज है। इससे पहले भी मेरा एक उपन्यास आ गया, कलयुग का प्राप्त, बच्चों के लिए, और ये दोनों किताबें अभी नहीं आई हैं। भगवत गीता में मूल्य शिक्षा और भगवत गीता में प्रबंधन। तो इसको बच्चों को बहुत सरल तरीके से मैंने बताने का प्रयास किया है कि हमें, क्योंकि मैं ये मानती हूँ कि भगवत गीता एक मंदिर में लाल कपड़े में बंद करके रखने की वस्तु नहीं है। ये जीवन कला सिखाने की हमें, मतलब भगवान ने जो दिया है ना, गिफ्ट दिया है, हमें उपहार दिया है कि तुम्हें जीवन कैसे जीना है, ये इससे सीखो। तो हमें उसको जीवन जीने की कला के रूप में देखना चाहिए। बच्चों के साथ ही आपने पर्यावरण पर भी काफी काम किया है। आपकी पुस्तक एक पर्यावरण पर भी बहुत चर्चित है। तो उसके बारे में भी क्या है, आपको कैसे आपको विचार है कि पर्यावरण पर कुछ लिखना चाहिए? और पुस्तक ये जो मैं बरगद काव्य संग्रह है आपका, जो ये मैं मेरे सामने है, इसमें ये कविताएं लिखने की प्रेरणा आपको कैसे मिली? ये बुक भी वर्ल्ड रिकॉर्ड में गई है, 2 वर्ल्ड रिकॉर्ड इसको मिले हैं। अरे वाह। तो अब तीसरे के लिए अभी ये गया हुआ है। तो मैं बरगद, इसकी कड़ी भी पिता से जुड़ी है। पिता से जुड़ी है। तो एक बड़ा बरगद का पेड़ में देख रही थी, और वो बीच में पास था। हाँ, एक रोड के मतलब चौराहे पे था। और वो लोगों को दिक्कत होती थी उससे आने जाने में। तो एक दिन वो बरगद कट रहा था, तो मुझे बड़ा दुख हुआ। मैंने कहा ये भले ही बीच में खड़ा है, लेकिन कई लोगों को छाया देता है, कई पक्षियों का नीड है इसमें। डायरेक्शन डाइवर्शन कर सकते थे। हम मतलब विकास की क्या परिभाषा कर रहे हैं हमें नहीं पता। हम अपनी सांसें उखाड़ रहे हैं वृक्ष को उखाड़ के। तो फिर मुझे लगा कि आज इस वृक्ष पे जितने भी नीड थे, जितने भी पक्षियों के घर थे, घोंसले थे, आज वो बेघर हो गए हैं। वैसे जैसे पिता के न रहने पे मैं हुई। तो बस वो, मैं जहाँ भी बरगद को देखती तो मुझे बस कुछ मन में विचार आ जाता। तो इस तरह बरगद पर 131 कविताएं मैंने लिखी थी। तो ये उस समय काफी मुझे इसके लिए बहुत बड़े बड़े साहित्यकारों ने मेरी प्रशंसा की, मुझे उत्साहवर्धन किया। बहुत चर्चित काव्य संग्रह है आपका ये, और काफी लोगों ने इसकी सराहना की। बाल साहित्यकार महेश सक्सेना जी ने तो मेरा नाम ही रख दिया था बरगद। घनश्याम सक्सेना साहब। महेश सक्सेना जी, महेश सक्सेना जी, वो बरगद ही बोलते थे मुझे। तो ये तो हुई सब साहित्य की बात। अब कुछ व्यक्तिगत बात हो जाए। आपको साहित्य के अलावा आपके और क्या शौक है? जी, साहित्य के अलावा महिला है तो खाना पकाने का शौक है या नहीं? बिल्कुल। और चित्रकला और कला, क्योंकि महिलाओं की रुचि कला के प्रति भी रहती है बहुत। तो मेरे को आपके घर देख के लगता है बड़ा कलात्मक ढंग से आपने सजाया हुआ है। तो ये कला के कौन कौन सी कलाओं में आप अपना काम करते हैं? मैंने कला के लिए कोई टेक्निकल ट्रेनिंग नहीं ली है, लेकिन मुझे बस ऐसा लगता है कि अपना समय अच्छे कामों में बिताना चाहिए, और जब तक है कुछ अच्छा करते रहना चाहिए। जो फालतू समय मिलता है उसमें आपका सदुपयोग करती है। लेखन से कभी कभी ऐसा लगता है कि थकान थोड़ा सा जो थकान हो जाती तो रिलैक्स होने के लिए आप कला की कुछ कलात्मक काम पेंटिंग करती हूँ। हम लोग जैसे मारवाड़ी हैं तो हमारे यहाँ मांडने बहुत बनते हैं, तो मांडनी भी मैंने इसमें बनाए हैं। और कई सारी एक बंगाली आर्ट है, वो भी मतलब करती रहती हूँ। कुछ भी नया वर्ली आर्ट, पूरी दीवारों पे वर्ली आर्ट करके रखा है, मांडने करके रखे हैं। और जो भी मिलता है, मतलब कोशिश ये रहती है कि वेस्ट से बेस्ट करती रहूँ। भोजन में आपको क्या चीज प्रिय है? भोजन में सादा करती हूँ, और शाकाहारी हैं हम लोग तो दाल चावल सब्जी रोटी पसंद करती हूँ।
नहीं फिर भी कुछ ना कुछ तो रुचि का होगा, विशेष रुचि का। रुचि का ये है कि इडली डोसा पसंद करती हूँ, ऑयल फ्री होता है वो, तो मुझे अच्छा लगता है। और वैसे बनाती सब हूँ, अच्छा, मुझे बनाने का शौक है, खाने का नहीं है। अच्छा, कढ़ाई बुनाई भी करती हैं? जी, सिलाई अभी आंखों से थोड़ा दिक्कत है, आंखों में मतलब इतनी सुई में धागा देखने में दिक्कत होती है। वरना मेरे बच्चे जब 11-12 तक थे तो उनके कपड़े भी मैं सीती थी, अपने कपड़े भी मैं सीती थी। तो सिलाई बुनाई, स्वेटर भी बहुत बनाए हैं मैंने। तो इतनी बात तो हो गई, अब साहित्य की बात भी हो गई, कला की हो गई, घर गृहस्थी की बात हो गई। अब मेरा एक अंतिम प्रश्न यह है कि आप आधुनिक साहित्य में जो आजकल लिख रहे हैं लोग, उस और खासतौर से युवा पीढ़ी जो लिख रही है, वो आप उसको उसके बारे में आप थोड़ा सा बताएंगी और उनके लिए आप क्या संदेश देना चाहेंगी? आपका ये सवाल बहुत गंभीर है और मैं इसको मतलब इस तरीके से देखती हूँ कि जो युवा पीढ़ी, और हमेशा बोलती हूँ कि जो युवा पीढ़ी है उनका दृष्टिकोण हमसे ज़्यादा अच्छा है, क्योंकि हमने बहुत अच्छा दौर देखा है। और ये बच्चे बचपन से पढ़ाई से जो संघर्ष इनका चालू हो रहा है, तो ये बहुत जॉब के लिए संघर्ष है, फिर मतलब आसपास हर चीज़ के लिए महंगाई भी बढ़ रही है। तो इन बच्चों का दुनिया को देखने का तरीका बहुत प्रैक्टिकल है और ये चीज़ों को बहुत सूक्ष्म दृष्टि से देखते हैं। और मैंने ये महसूस किया कि जितनी युवा पीढ़ी लिख रही है ये बहुत अच्छा लिख रही है, बहुत नए विषय पे लिख रही है, क्योंकि हम लोगों ने क्या किया है, जो साहित्य पढ़ा था हमने कल्पना भी नहीं की। नहीं, हमारी कोशिश ये थी कि हम उस लीक पर चल के लिखें। अच्छा, और ये बच्चे लीक तोड़ना जानते हैं। लीक तोड़ना तो ये बच्चों ने बहुत नए विषयों पे, बहुत अच्छे अच्छे विषयों पे लिखा है। तो कई बार तो मैं स्पष्ट रूप से बोलती हूँ, मुझे बिल्कुल संकोच नहीं कि हमें इन बच्चों से प्रेरणा लेनी चाहिए। और युवा पीढ़ी को संदेश तो मैं क्या दूंगी कि बस यही कहूंगी कि बहुत अच्छा लिख रहे हैं और बहुत अच्छा लिखें और ऐसा लिखें जो समाज के लिए उपयोगी हो, क्योंकि साहित्य में जब तक हित नहीं होगा तब तक वो साहित्य नहीं होगा। तो इसमें जन समुदाय का नहीं, आजकल ये संयुक्त परिवार जो बच्चे, आजकल आप बच्चों की प्रशंसा कर रहे हैं लेखकों के रूप में, किसको आप देख रहे हैं कि आज संयुक्त परिवार बिखरता जा रहा है, बच्चे सेल्फ सेंटर्ड होते जा रहे हैं, वो अपने माता पिता की उपेक्षा करने लगे, विदेशों में रहने लगे, माता पिता को वृद्धाश्रम में छोड़ देते हैं और यहाँ तक कि उनके मृत्यु के समय तक नहीं आते हैं। इसके बारे में आप कुछ ये समाज का सुधार कैसे? ये जरूर चिंता का विषय है और गहन चिंता का विषय, क्योंकि हमारी संस्कृति, और कहते हैं ना कुछ तो बात है कि हस्ती मिटती नहीं हमारी। तो यही कारण था कि भारत में कुछ न कुछ विशेषता तो थी, और वो विशेषता यही थी कि हम लोग सामूहिक परिवार में रहते थे, परिवार एक दूसरे से बहुत गहराई से जुड़ा हुआ था, एक दूसरे के सुख दुख हम लोग जानते थे, समझते थे। लेकिन आज कहीं न कहीं ये मतलब कहना चाहिए विसंगति तो आई है कि बच्चों के मन में मैं वाली भावना आ गई कि बस मैं रहूं परिवार में और कोई, तो मैं में उनका दृष्टिकोण ऐसा हो गया, मैं मेरी बीवी मेरे बच्चे, तो माता पिता दूसरे हो जाते हैं। तो ये जो तरीका है ये बच्चों को थोड़ा सोचना चाहिए। और जब मैं बात करती हूँ, मैं स्पष्ट ट्रेन में भी जाती हूँ, सफर करती हूँ, तब भी बच्चों से बात करती हूँ, तो मैं उनसे बोलती हूँ कि ये बेटा तरीका ये ठीक नहीं है, और आप जब बड़े हो गए तो फिर आपके बच्चे छोड़ के रहे। मैडम हम नहीं चाहते कि हमारे बच्चे हमारे साथ रहे, ये उनका जवाब होता है। वो उनके से तो ये वो लोग ये कह जरूर जाते हैं, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि जब वो हमारी एज में आएंगे, अभी उनके अंदर का जोश बोल रहा है, जब वो हमारी उम्र में आएंगे ना तब उनको लगेगा कि नहीं बच्चे तो होना पास में। तो ये स्थिति बच्चों की बनी है, तो बच्चे थोड़ा सा मैं से उठकर सोचें। और दूसरी बात, इसके लिए जिम्मेदार पेरेंट्स भी हैं। लेकिन मैं इस कॉलोनी में रहती हूँ, इस कॉलोनी में इतने बड़े बड़े मकान हैं, 100 बाई 100 के मकान इधर आप पूरे सारे खाली पड़े, बस पेरेंट्स रह रहे हैं अकेले। क्यों? सबके बच्चे विदेश में। तो इसके लिए कहीं ना कहीं पेरेंट्स भी जिम्मेदार हैं कि उनकी महत्वाकांक्षा थी शुरू से, अब बच्चों को बिल्कुल कॉन्वेंट स्कूल में पढ़ाना, हर कंपटीशन में डाल के, उनकी बस ये था कि हम समाज में, मतलब एक समय रहा जब उनको लगता था कि हम समाज में कह सके कि हमारे बच्चे फॉरेन में गर्व करते थे, तो वो इच्छा उन्होंने पूरी की। लेकिन आज दिक्कत है
तो मैं चूंकि अब मैंने जो अब वो वरदान न रह के अभिशाप बन गया अभिशाप हो गई। मैंने जो गीता पे लिखा है तो ऐसे ही नहीं लिखा, मैंने गीता कई बार पढ़ी, मेरा पाठ भी चल रहा है मध्य प्रदेश बोर्ड में। तो उससे मैंने यही सीखा है कि जीवन ऐसा है कि आपको जितनी आवश्यकताएं सीमित रखोगे उतने ही आप सुखी रहोगे। आप जितना फैला, जाना व्यक्ति को अकेले है, तो आप जितना सामान फैलाओगे आप परेशान रहोगे। मैंने नीरज की वो पंक्ति को गांठ बांधी है कि सफर में सामान जितना कम होगा, जिंदगी में अरमान जितने कम होंगे उतने सुखी रहोगे। जितना कम सामान रहेगा सफर उतना आसान रहेगा। ये नीरज की हाँ। पंक्ति है। मैं नीरज का बहुत फैन हूँ, मैंने उनकी बहुत फोटो खींचे हैं, उनका मुझे उनकी पंक्ति है। उनका आशय यही है, और ऐसे जिंदगी में अरमान भी आप कम रखेंगे तो आप सुखी रहेंगे। तो लता जी बहुत बहुत धन्यवाद आपको, आपने समय दिया और अपने बारे में और हमारे दर्शकों को आपके बारे में बहुत अच्छी जानकारी मिली। भविष्य में भी आपका सहयोग मिलता रहेगा। बिल्कुल, आप प्रेरणा है हमारी, आपसे हम प्रेरणा लेते हैं कि इस एज में भी कैसे खुश रहा जाए। तो हम ये प्रेरणा आपसे लेते हैं और हम चाहते हैं कि आपका वरद हस्त हम पे बना रहे। धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। ठीक है बेटे, ओके, परफेक्ट, बटे वो बढ़िया हुआ ना, बेटे ये सुमन से ज्यादा अच्छा हुआ। छोटा